नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज और मैं हूं पवन शर्मा। हमारा स्पेशल शो मंथन। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। ये तैयारियां इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो टीम दौरा करने गई थी, दौरा करने के बाद जो हालात बने उसे देखकर की जा रही है। तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो भी लगातार मैराथन बैठ के इसमें कर रहे हैं। लेकिन हम आज बात करेंगे कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों से पहले जो अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव हुए थे, तो वहां पर दो बड़े दिग्गज नेता उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती दोनों इलेक्शन हार गए थे और दोनों ने अब बयान दिया है कि वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि उनकी पार्टी लड़ेगी, लेकिन दोनों कद्दावर नेता नहीं लड़ेंगे। आज इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ दिनेश मल्होत्रा जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, बहुत राजनीति पर अच्छी पकड़ है, और साथ में दीपक खजूरिया जी, मेरे एग्जीक्यूटिव एडिटर। तो दिनेश जी, पहला सवाल, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती दोनों का जो इस समय बयान आया है, ये क्या इशारा करवाता है? देखिए पवन जी, ये एक कम्पिटिटिव सेपरेटिज्म की बात हो रही है कश्मीर में। सबसे पहले जब आपको पता होगा कि 2020 में जब उमर अब्दुल्ला बाहर आए थे, आपको पता बड़ी बड़ी दाल जब जेल से घर से होम अरेस्ट बाहर आए थे, उसी समय उन्होंने कहा था कि जब तक 370 वापस नहीं आएगा मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो महबूबा मुफ्ती क्यों पीछे रहती? एक हफ्ते बाद उन्होंने भी कह दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी जब तक मेरा पुराना झंडा वापस नहीं आएगा, मेरा कॉन्स्टिट्यूशन वापस नहीं आएगा। दोनों पॉलिटिकल पार्टी के बीच में कंपटीशन है, सेपरेट, इसको कहते हैं सॉफ्ट सेपरेटिज्म, कि सभी अट्रैक्ट करना अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को। तो वो उन्होंने दोबारा रिपीट किया। महबूबा मुफ्ती ने परसों भी एक चैनल में इंटरव्यू देते हुए कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी, और जून 20 को उमर अब्दुल्ला ने रिपीट किया था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो दोनों, अगर एक चुनाव लड़ेगा फिर दूसरा लड़ेगा, दोनों चाहते हैं कि हम चुनाव ना लड़े तो उस सेंटीमेंट को उभारे कश्मीर में जो सेंटीमेंट है, ताकि अपनी जो हमारी पार्टीज है उनको फायदा पहुंचे। इसलिए उन्होंने दोनों चुनाव नहीं लड़ने का जो उन्होंने दावा किया, मुझे नहीं लगता ये चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि स्टेट रूट ना मिलेगी ना 370 वापस होगा। अभी तो चुनाव से पहले स्टेट रूट का तो कोई सवाल ही नहीं पता था। इसलिए ये इनके, मुझे लगता है इनके गले की हड्डी बन गई ये जो इन्होंने स्टेटमेंट दिए, क्योंकि अगर ये दो चुनाव नहीं लड़ेंगे तो दोनों पार्टीज का चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट कौन होगा। सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनका नेशनल कॉन्फ्रेंस में तो कल फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा कि मैं क्यों नहीं चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट हो सकता। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस में अगर फारूक अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट हो सकते, पीडीपी में कौन होगा? पीडीपी तो एक मतलब अपनी बेटी को भी तो खड़ा कर सकती है, अपनी बेटी को खड़ा करते, लेकिन वो चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट तो नहीं सोचती। हो सकता है हो जाए। मुझे लगता नहीं है कि एक मतलब गैम्बल खेल रही है पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस। उनको ये इतना बड़ा स्टैंड नहीं लेना चाहिए, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहिए, डेमोक्रेसी है। जब ये सरकार बनती है, रेजोल्यूशन पास करें स्टेट रूल वापस लाने के लिए, तो मुझे लगता है बहुत बड़ा गैम्बल दोनों पॉलिटिकल पार्टीज खेल रहे हैं। अच्छा दीपक जी, आप भी पॉलिटिक्स को बड़ा अपने हिसाब से आप देखते आए हैं, रेडियो में भी और अखबारों में भी और टीवी में भी आपने कवर किया है। इस समय जो हालात जम्मू कश्मीर के हैं, और इस समय दो साबका मुख्यमंत्रियों का ये बयान, और फिर उधर से कश्मीर घाटी में अलगाववाद का एक नया चेहरा इंजीनियर शील, क्या जैसा दिनेश जी कह रहे हैं कि ये एक सॉफ्ट सेपरेटिज्म है, तो दूसरी तरफ एक कट्टर व्यक्ति भी इनके सामने आ गया है जो इलेक्शन जीत गया है। तो कहाँ पर टिकते हैं दोनों, उस जो कट्टरवाद की हवा चली है उसे लेकर? पवन जी, सबसे पहले तो चुनाव होंगे या नहीं होंगे इस पे अभी अटकलें जम्मू कश्मीर में चल रही हैं, मगर जिस तरह से माहौल पिछले कुछ दिनों से बना है, इलेक्शन कमीशन की टीम दौरा करके गई, स्टेक होल्डर से मिलके गई और जम्मू में ये बयान देके गई कि जो जम्मू के हालात हैं इससे चुनावों का लेना देना नहीं है, चुनाव हो सकते हैं। और साथ ही साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर का 2 दिन पहले बयान आना कि सीक्वेंस में सब कुछ चल रहा है, डिलिमिटेशन हो गया है, अब चुनाव होंगे और फिर स्टेट रूल वापस आएगा। इससे ऑलमोस्ट चांस बन रहे हैं कि चुनाव होंगे, और जब चुनाव होंगे तो इस बार के चुनाव बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। उसका कारण यह है कि जब 2014 के चुनाव हुए तो एक वेव थी बीजेपी की, क्योंकि केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी आए हुए थे और यहाँ भी ये लगता था कि बीजेपी जीतेगी और बीजेपी जम्मू से जीती भी। और कश्मीर में क्योंकि ऐसा लग रहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हारेगी, पिछली सरकार उनकी थी जो वो हार भी गए और पीडीपी और बीजेपी की सरकार बनी। बट इस बार क्या हो रहा है, इस बार जम्मू में बीजेपी और कांग्रेस का कंपटीशन रहेगा और यहाँ से भी कुछ नए चेहरे उभर के आ सकते हैं, मे बी इंडिपेंडेंट ही हो। मगर कश्मीर में जो इंडिपेंडेंट लोग निकल कर आएंगे वो सब इस बार दौड़ जो चल रही है वो चल रही है कि ज़्यादा बड़ा सेपरेटिस्ट कोर। और उससे एक बड़ी चीज़ ये है कि हो सकता है चुनाव अनाउंस होते होते आपको जमायत इस्लामी के कुछ चेहरे दिखे
जो इंडिपेंडेंट लड़े या किसी पार्टी के निशान पर लड़ें, क्योंकि वो एक सोच है। और जिस तरह से जमात का बयान आ रहा है उनके कुछ नेताओं का कि वो चुनाव लड़ सकते हैं, वो मेन स्ट्रीम में आ सकते हैं, तो जब वो मेन स्ट्रीम में आएंगे तो जो मेन स्ट्रीम की पार्टियां हैं, जैसे दिनेश जी ने कहा, बहुत अच्छी बात की, सेपरेटिस्ट बड़ा कौन है या कौन हार्डकोर है, इसका कंपटीशन है। इसीलिए महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला का बयान है कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। पहले तो कहा करते थे कि 370 वापस जब तक नहीं आती, अब स्टेट रूट की बात है कि स्टेट रूट पहले वापस आए फिर लड़ेंगे। तो वो दोनों सेंटिमेंट्स को कश्मीर का उभारना चाहते हैं, क्योंकि इस समय पीडीपी का कंपटीटर नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं है, बल्कि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक प्लेटफॉर्म पे है और उनके कंपटीटर है इंजीनियर रशीद, जमात इस्लामी जैसी सोच रखने वाले वो सेपरेटिस्ट चेहरे जो कभी चुनावों का बाइकआउट करते थे, अब चुनावों में उतरेंगे, और अगर उतरेंगे तो मेन स्ट्रीम पार्टीज को कंपटीशन देंगे। इसलिए बड़ा हार्डकोर कौन है ये डिसीजन होगा कि बड़ा हार्डकोर कौन है, कश्मीर में किसको सहानुभूति मिलेगी, कौन ज़्यादा वोट ले सकता है। लेकिन एक चीज़ हो रहा है कि क्या जो अलगाववाद की एक नई लहर इंजीनियर रशीद ने शुरू की, अगर हम लोकसभा चुनाव देखें तो जितने भी जिले थे उनकी जो विधानसभा थे उनमें से अधिकांश जगह पर इंजीनियर रशीद की लीड थी। और दूसरा नंबर भाजपा का कश्मीर में सरेंडर। आपने कश्मीर में तो सरेंडर किया आपने आधा डिस्ट्रिक्ट अपना रजौरी पुंछ जो है वो भी सरेंडर कर दिया। जो आपका कैडर था, क्या इस समय विधानसभा चुनावों में जैसे बीजेपी कह रही है कि हम ग्राउंड लेवल पे अपने ऑफिस खोल रहे हैं, गांव गांव में जा रहे हैं, वहां पर लोगों को जोड़ रहे हैं, तो क्या 2 जिलों के अंदर लोगों को जोड़ पाएंगे? देखिए पवन जी, पहली जो आपकी बात आपने कश्मीर में कहा कि मुझे लगता है कि इंजीनियर रशीद का विधानसभा चुनाव में कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। अच्छा, क्योंकि वो एक इंडिविजुअल है, उनके नाम पे वोट पड़ा है लोकसभा चुनाव में, लोकसभा में उनका चेहरा था। इंजीनियर रशीद वो अपनी लंगेट वाली सीट पे इम्पैक्ट कर सकते हैं, जो आगे 1-2 सीट पे इम्पैक्ट करते हैं। बाकी हर कॉन्स्टिट्यूंसी में कश्मीर में, जो नॉर्थ कश्मीर में स्पेशली हम कह सकते हैं, वहाँ पे अपने जो सज्जाद लोन है उनका काफ़ी इन्फ्लुएंस है। गुरेज में आप नज़ीर गुरेजी का इन्फ्लुएंस है। लोकसभा चुनाव में एक हवा बनी थी उनके फेवर में, लेकिन विधानसभा चुनाव में मुझे नहीं लगता कि इंजीनियर रशीद कोई बहुत बड़ा फैक्टर होगा। वहाँ पे नॉर्थ कश्मीर में पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और सज्जाद लोन के बीच में कंपटीशन होगा। जैसे दीपक जी ने बात कही है, अगर जमात इस्लामी हाँ वो सबसे बड़ा पार्टी तो मूवी वेट करती है, तो जमात इस्लामी का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट साउथ कश्मीर में होगा और इसका सबसे ज़्यादा नुकसान पीडीपी को होगा। बिल्कुल। अल्ताफ बुखारी, जैसे जब न्यूज़ आ रही है कि अल्ताफ बुखारी नेगोशिएट कर रहे हैं जमात के साथ यूनियन गवर्नमेंट के बीच में, तो अगर जमात पार्टिसिपेट करती है तो सारी इक्वेशन चेंज हो जाएगी कश्मीर में। फिर कश्मीर में एक खिचड़ी निकलेगी, तो जो जम्मू में से ज़्यादा सीटें लेगा वो किंग मेकर बनेगा। जैसे हमने पुंछ राजौरी की बात की, पुंछ राजौरी में बीजेपी को भी लोकसभा चुनाव में बहुत बड़ा झटका लगा। अब नौशहरा असेंबली सेगमेंट जो बीजेपी के जीता हुआ इनकम्बेंट स्टेट प्रेसिडेंट रविंदर रैना उनकी होम काउंसिल, वहाँ अगर बीजेपी ट्रेल कर रही है लोकसभा चुनावों में, तो ये बीजेपी के लिए बड़ा वार्निंग सिग्नल है। क्योंकि इतना बड़ा इन्होंने जुआ खेला, जो पहाड़ियों को शेड्यूल ट्राइब स्टेटस दिया, तो इतना जुआ करने के बावजूद भी अगर पार्टी वहाँ पे अपना ग्राउंड नहीं बना पाती है, तो ये पार्टी के लिए सोचना पड़ेगा कि क्या कारण है कि पहाड़ी पे हमें वोट नहीं दे रहा, गुजर में हमें वोट नहीं दे रहे। ये पहाड़ी स्टेटस मिलने के बाद एक वेव आई थी कि बीजेपी को शायद रजौरी पुंछ के अंदर वोट मिलेगा, लेकिन जो आंकड़े लोकसभा चुनावों में आए उसमें नौशहरा भी हार गए, सुंदरबनी कालाकोट भी हार गए, कहीं पर भी लीड नहीं थी अगर कहा जाए तो। हालांकि जो था कि रजौरी और पुंछ के जितने भी पहाड़ी स्टेटस जिन्हें मिला, वो चाहे किसी भी कम्युनिटी के लोग थे, वो सब उसके एक छतरे के नीचे आ गए कि हमें पहाड़ी स्टेटस मिल गया, लेकिन कोई इम्पैक्ट नहीं दिखा। दीपक, एक सवाल हो रहा है कि क्या जम्मू कश्मीर में, जैसा इन्होंने कहा कि इंजीनियर रशीद का इम्पैक्ट लोकसभा चुनावों में था, विधानसभा में नहीं रहेगा। मेरा ये मानना है कि अगर विधानसभा चुनाव होते हैं तो कश्मीर संभाग के भीतर इंजीनियर रशीद की विचारधारा से जुड़े हुए लोग, जहाँ उन्हीं का एक पैटर्न अगर कहे कि रशीद अगर कहते हैं कि फलां कॉन्स्टिट्यूंसी में ये मेरा बंदा है, मतलब एक कट्टरवाद की जो हवा शुरू हुई थी, और जमात का अगर साउथ कश्मीर में पकड़ है तो नॉर्थ कश्मीर में, जहाँ मध्य कश्मीर में ये कट्टरवादी जो है ये हावी नहीं होंगे। जैसे दिनेश जी ने कहा वो बात बिल्कुल सही है, मैं भी उससे एग्री करता हूँ कि इंजीनियर रशीद ना ही बहुत बड़े नेता हैं, ना ही बहुत बड़ा चेहरा है कश्मीर में। किसी भी आप ये मान के चलें कि वो कोई सोच भी नहीं है, आइडियोलॉजी भी नहीं है। हुआ क्या कि कश्मीर में, नॉर्थ कश्मीर में इंजीनियर रशीद की एक वेव बनी। एक तो वो जेल में थे, दूसरा जिस तरह से लोगों को लगा कि इनको वोट करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी ने अपना कैंडिडेट दिया नहीं था, सज्जाद लोन को सपोर्ट कर रहे थे, वहां उमर अब्दुल्ला थे, तो कहीं ना कहीं वो लोकसभा सीट एक जीत कर आ गए। मगर इंजीनियर रशीद
एक तो कोई बहुत हार्डकोर सेपरेटिस्ट भी नहीं है, क्योंकि वो मेन स्ट्रीम में रहे हैं, चुनाव लड़ते रहे हैं 2 बार इंडिपेंडेंट। हाँ, एक सिंपैथी उनके साथ लोगों की बहुत सही है कि लोगों को लगता है कि ये एक ऐसा कश्मीरी लीडर है जिसने शायद कश्मीरियों को ठगा नहीं, क्योंकि उसने कोई बहुत प्रॉपर्टी नहीं बनाई, वैसा ही अपना हुलिया रखा, बड़ा सादगी में रहा, जेल में भी रहा, कश्मीरियों की बात भी करता रहा, चाहे असेंबली के अंदर की, शायद अभी लोकसभा में अगर जाएगा तो वहां भी करेगा। तो लोगों को एक वो सिंपैथी थी। मगर एक पर्सपेक्टिव चेंज हुआ कश्मीर में, वो ये हुआ कि उमर अब्दुल्ला या मेन स्ट्रीम के बड़े नेता भी हार सकते हैं अगर कश्मीरी किसी दूसरी आइडियोलॉजी को चुनते हैं। तो ऐसे में जैसे दिनेश जी कह रहे हैं कि अगर जमात के लोग उतरते हैं तो कश्मीर में खिचड़ी बनेगी, तो फिर एक बात हो जाएगी कि फिर आइडियोलॉजी को वोट जाएगा, फिर किसी पार्टी या निशान को वोट नहीं होगा, फिर लोग जमात की और जमात की आइडियोलॉजी हम सभी जानते हैं बहुत पुरानी है। कश्मीर में जमात की आइडियोलॉजी के लोग पीडीपी में भी हैं, जमात की आइडियोलॉजी के लोग एनसी में भी हैं, क्योंकि वो आइडियोलॉजी है। जमात आइडियोलॉजी था, पॉलिटिकल पार्टी के रूप में उनका कोई चेहरा नहीं था, क्योंकि जमात के लोग 89 से पहले भी जीत के आते रहे हैं। सईद अली शाह गिलानी उनकी सोच पे जीते हैं, और बड़े सारे नेता जीते हैं जो बाद में इलाहाबाद में चलेंगे। कश्मीर के लिए बात विचारधारा की है। इस बार कश्मीर का चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग, तभी मैं बार बार कह रहा हूँ बहुत इंटरेस्टिंग है कि कश्मीर में ये रूल सेट होगा कि क्या आज वहां कोई मेन स्ट्रीम की लहर है या फिर कश्मीर बिल्कुल खिचड़ी बन चुका है। और उसी चीज का फायदा जम्मू बेस में, जो जम्मू रीजन में जीत के आई पार्टी होगी, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, मैं सरकार बनाने के। मैं इस चीज पे नहीं वो आऊंगा। मैं एक चीज का मुझे जो लग रहा है कि जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट इस चीज के साथ जो लोगों की सहानुभूति थी, वो चिनाब वैली और पीर पंचाल रेंज, वहां पर भी इम्पैक्ट करेगी विधानसभा चुनावों में। किश्तवाड़, डोडा, भदरवा, रामबन, बनिहाल, राजौरी, पुंछ, सुरनकोट, बुद्धल, आपका मेंढर, इन जिलों में। अब जम्मू संभाग की ओर आते हैं। ये 5 जो जिले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाजपा के लिए भी, क्योंकि यहाँ पर भाजपा का कैडर 0 है। हाँ, विधानसभा की अगर हम बात करें तो जैसे इनके 3 विधायक जीते थे, शक्तिराज, दलीप सिंह परिहार और सुनील शर्मा, उन इलाकों में रिपीट कर पाना, क्या आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी इस समय उस स्थिति में है कि जम्मू संभाग के भीतर मैक्सिमम से मैक्सिमम सीटें ले जाए? बीजेपी ने जो डिलिमिटेशन कमीशन जैसे बनाया तो उन्हें अपने फायदे के लिए बनाया, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ डीलिंग किया, मतलब बाइफर्केट किया उस कॉन्स्टिट्यूंसी में, वो वोट वहाँ जुड़े, वो वोट उन्होंने अपने फायदे के लिए किया। ये ठीक है कि बीजेपी के खिलाफ अभी एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पिछले 4-5 साल से 8 साल से यहाँ कोई सरकार नहीं है 2018 के बाद। तो लोगों को लगता है कि सरकार नहीं है, जो भी कोई गलत काम हो रहा है, कोई एंटी पब्लिक, कोई एंटी पीपल, मतलब कोई स्टेप लिया जा रहा है, लोग कहते हैं बीजेपी रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि बीजेपी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। लेकिन बीजेपी लीडरशिप की सबसे बड़ी गलती की है कि वो इस सरकार को डिफेंड करते हैं। अगर वो जनता के बीच में जाएंगे, हम प्रोटेस्ट करेंगे, जो कोई भी एंटी पीपल नहीं, अभी थोड़े दिन पहले तो हुआ है सॉरी, वो रायपुर सभा ने पहले तो टोल प्लाजा का विरोध किया था, उसके बाद अब स्टेटहुड कहते हैं स्टेटहुड वापस जाएंगे। वो मैं कह रहा हूँ बीजेपी को एज ए अपोजिशन रोल प्ले करना चाहिए जम्मू कश्मीर में। बीजेपी ऐसे रूलिंग पार्टी रोल प्ले करे, जबकि उनको कोई सुनता कोई नहीं है, उनके हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन वो एज ए रूलिंग पार्टी रोल प्ले करे, उसका इम्पैक्ट करेगी। लोग कह रहे हैं कि सब कुछ जो गलत हो रहा है वो बीजेपी कर रही है, जो अच्छा हो रहा है वो केंद्र सरकार कर रही है। तो बीजेपी को, जम्मू कश्मीर बीजेपी को सबसे ज़्यादा नुकसान है। आपने लोकसभा चुनाव में देख लिया कि आप अगर हम जम्मू बाहू जैसी सीट जो 90% अर्बन सीट है, वहाँ बीजेपी 1000 के मार्जिन से जीत रही है। आप जम्मू साउथ हार रहे हैं 3 हाँ, जहाँ पर आपका गढ़ होगा, साउथ आप हार रहे हैं, अब सुचेतगढ़ हार रहे हैं, तो ये बीजेपी के लिए आई ओपनर है। तो बीजेपी के लिए मुझे लगता है कि शायद कांग्रेस धीरे धीरे रिवाइव कर रही है। कांग्रेस के लिए बड़ा अच्छा चांस है, अगर कांग्रेस अच्छे चेहरे लाए, यंग लोगों को लाए और कांग्रेस एग्रेसिव कैंपेन चलाए, तो कांग्रेस रिवाइव कर सकती है। कांग्रेस रिवाइव कर सकती है। कांग्रेस का अगर कहा जाए तो इस समय कांग्रेस ने जो लोकसभा चुनावों में जितने भी विधानसभा क्षेत्र थे, वहाँ पर काफ़ी हद तक उन्होंने सेंध लगाई है भाजपा के वोटों में, रिवाइव किया है। लेकिन दीपक, मैं अभी एक सवाल आपसे लूँगा इसके ऊपर कि भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू के तमाम मुद्दे, बिजली के मीटरों का जो मुद्दा था, स्मार्ट मीटर का, बिजली के बिल का नया मुद्दा है, बहुत ज़्यादा आ रहा है, पानी के बिल का मुद्दा है, आपका प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर है, आपका डेली वेजर का है, आप बयानबाजी तो करते हैं। क्या ये मुद्दे जो हैं, जो भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं नुकसान नहीं देंगे?
देखिए वही बात आ जाती है कि 5 सालों से लेफ्टिनेंट गवर्नर का रोल है जम्मू कश्मीर में, चाहे वो मुर्मू साहब रहे हों या फिर सिन्हा साहब बाद में आए हों। मगर कहीं ना कहीं लोगों की जो मंशा है बीजेपी ने खुद खराब कर दी कि बीजेपी ने एक इस तरह से रोल 5 सालों से बना दिया माहौल कि उनकी सरकार है, और हालांकि वही जैसे देश की चलती उनकी नहीं है, वो काम नहीं करवा पा रहे लोगों के, मगर एक माहौल है कि बीजेपी की सरकार है, बीजेपी रूल, जबकि केंद्र की बीजेपी से लोग इतना नाराज नहीं है जितना लोग यहाँ के नेताओं से नाराज हैं। तो यहाँ के नेताओं को जब चुनाव में जाना है तो बीजेपी के लिए एज ए पार्टी बहुत बड़ी दिक्कत ये बनी हुई है, वो उन्होंने खुद भी देख लिया कि उन्होंने लोकसभा में जो दोनों कैंडिडेट्स को रिपीट किया, जीत तो वो गए मगर विनिंग मार्जिन बहुत कम हो गया। जो विनिंग मार्जिन कम अगर लोकसभा में हो गया है तो आप खुद सोचिए विधानसभा चुनावों में क्या होगा, और सेम चेहरे अगर रिपीट होंगे। लेकिन इसमें भारतीय जनता पार्टी कहती है कि कांग्रेस, एनसी और पीडीपी ये मिलकर चुनाव लड़े, हम तो अकेले थे, हमें अगर वोट कम हुआ है पिछली बार से, लेकिन हमने फिर भी ज्यादा वोट लिया है। तो मैं वही कह रहा हूं ना कि चाहे मिलके लिया है, मगर इस बार क्या होगा, इस बार आप एक चीज देखना कि शायद जम्मू रीजन से भी कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीते, क्योंकि शायद अभी बड़ी चीज एक और होने वाली है। अभी बीजेपी किनको टिकट्स देती है और किनकी टिकट्स कटती हैं, जैसा कि लोकसभा चुनावों में यूपी में हुआ, बहुत सारी टिकट्स जो कटी, जो डिजर्विंग थे उनको नहीं मिली, और आपने देखा यूपी में 37 सीटों पर बीजेपी हार गई लोकसभा चुनाव। कहीं विधानसभा चुनावों में अगर यहाँ भी ऐसा होता है, बीजेपी के बड़े चेहरों को सीटें नहीं मिलती हैं और वो आपसी जो इनकी खींचतान रहती है उसी में पार्टी को नुकसान होता है, तो यहाँ भी दिक्कत हो सकती है। इसलिए यहाँ हालांकि कंपटीशन अलग है कश्मीर से, मगर यहाँ का जो कंपटीशन है, जो यहाँ पर क्या हो रहा है अब कि धारा 370 कश्मीर में तो लोग विरोध कर रहे हैं कि धारा 370 क्यों गई। जम्मू में एक माहौल, एक आवाज निकल रहा है कि धारा 370 जाने के बाद क्या मिला। ये जो क्या मिला वाला जो बयान है, लोग विरोध में नहीं है कि क्यों गई, लोग कह रहे हैं मिला क्या। अब ये जो मिला क्या, ये ठीकरा किसके ऊपर जाएगा और लोग उसको वोट बैंक में कितना तब्दील करेंगे, या बीजेपी उसको अपनी तरफ कितना कर पाएगी, ये जब इलेक्शन अनाउंस होंगे और लोग नेता उतरेंगे लोगों में, तब पता चले। दिनेश जी, आखिरी सवाल लूंगा मैं। स्टेटहुड 370, 35 से, ये तीन ऐसे मुद्दे थे जिसे लेकर कश्मीर और जम्मू संभाग के बीच दोनों की ठन गई, डिवाइड। और कश्मीर में लोग कह रहे थे कि 370 जो है वो हमारा एक अपना राइट था, उसको हटा दिया, स्टेटहुड को खत्म कर दिया, स्टेटहुड चाहिए। अब जम्मू के अंदर भी आवाज है स्टेटहुड चाहिए। वही मकोटे जो भारतीय जनता पार्टी के लिए पहले प्रोटेस्ट करते थे, अब वो भी अब मांग कर रहे हैं स्टेटहुड चाहिए। क्या स्टेटहुड चुनावों से पहले मिलना जरूरी है, या मिल सकती है? अगर नहीं मिल सकती तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर मिल जाती है तो चुनावों में इसका क्या असर होगा? देखिए पवन जी, 370 जैसे आपको भी मालूम है कि ये बीजेपी का एक कोर आइडियोलॉजी, हाँ, जब से प्रजा परिषद के टाइम से, बहुत पुराना जनसंघ के टाइम पे जम्मू में एक सेंटीमेंट था कि 370 टूटना चाहिए। 370 टूटा, लोग खुश भी हुए। बाद में एक नैरेटिव क्रिएट किया गया कि जैसे दीपक जी कह रहे हैं, इनकी बात को आगे बढ़ाता हूँ कि हमें क्या मिला। इसका फायदा बहुत हुआ 370 टूटने का। बड़ी ऐसी कम्युनिटी है जिनको फायदा हुआ, जैसे मतलब गरीब लोग, बहुत लोग हैं, तो फायदा हुआ। 10 पाकिस्तानी रिफ्यूजीज को राइट मिल गया, वाल्मीकि को मिला, वाल्मीकि को राइट, बहुत फायदा हुआ। हमारे डिमेंड जिनका बाहर शादी हुई है उनको फायदा हुआ। पर एक नैरेटिव क्रिएट किया, उसमें फॉल्स है या फेक है या सच्चा नैरेटिव अपोजिशन पार्टीज ने क्रिएट किया कि हमें क्या मिला, और उस नैरेटिव में बीजेपी फंस गई। वो नैरेटिव उसको बता नहीं पाए, बीजेपी क्या दिया, काउंटर नहीं कर पाई। आप देखिए 370 टूटने के बाद कश्मीर में लॉ एंड ऑर्डर इंप्रूव हुआ है, काफी हद तक इंप्रूव हुआ है। स्टोन बेल्टिंग खत्म हुआ है, जिसको एजिटेशन टेररिज्म कहते थे, वो खत्म हुआ है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जम्मू कश्मीर बीजेपी उस नैरेटिव को काउंटर नहीं कर पाई जो अपोजिशन ने चलाया हुआ। उस नैरेटिव का ही असर था कि बीजेपी को लोकसभा चुनाव में इनका मार्जिन जो है 1 लाख तक पहुंच गया। अब जो ये बीजेपी वाले जो कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस ने मिलकर लड़ा, 2019 में भी ये चुनाव था, यही लड़ रही थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने दोनों सीटों पे मिलकर लड़ा था, कांग्रेस को सपोर्ट किया था। अब 3.25 लाख का मार्जिन था दोनों सीटों पे, अब मार्जिन लाख सवा लाख पहुंच गया। तो नैरेटिव जो बना हुआ है बीजेपी उसको काउंटर नहीं कर पा रही है। अगर यही नैरेटिव विधानसभा चुनावों में चला, स्टेटहुड का क्या होगा? स्टेटहुड का बहुत आहिस्ता से लोगों की आवाज उठ रही है कि स्टेटहुड मिलना चाहिए, क्योंकि लोगों को इसलिए लगता है कि लोगों यहाँ पर पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं है। पॉपुलर गवर्नमेंट ना होने के कारण क्या होता है कि गवर्नेंस डेफिसिट होता है लोगों के बीच में, और जो रूलिंग जो एलीट है उनके बीच में एक गैप हो जाता है। वो गैप भर नहीं रहा है।
गैप तब पड़ता है जब आपके पास कोई एमएलए हो, इलेक्टेड, आप कोई अपनी समस्या लेके एमएलए के पास जाते हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इस समय लोग किसके पास जाए, इसलिए जो एक डेफिसिट बना हुआ है, उसके कारण स्टेटहुड की डिमांड पे बढ़ती जा रही है। कई स्टेटहुड के कारण बीजेपी का नुकसान ना हो जाए। बिल्कुल, जैसा कि दिनेश कह रहे थे कि हो सकता है स्टेटहुड के कारण ही भाजपा को नुकसान ना हो जाए, लेकिन रही बात 370 की, वो बीजेपी का कोर एक मुद्दा था, स्टार्ट से ही उनका मुद्दा था, उसे हटाने के बाद 35 से हटाने के बाद, लेकिन जो स्टेट को यूटी बना दिया उसे लेकर अब जम्मू में भी आवाज़ें उठना शुरू हुई। लेकिन कुल मिलाकर बात करें कि अगर विधानसभा चुनाव होते हैं, मैं अगर का इसलिए साथ लेके चल रहा हूं कि कुछ हालात ऐसे भी बनते हैं स्टेट में, और खास करके जम्मू डिवीजन में इस समय जो पिछले 2-2.5 महीने में लगातार टेररिस्ट अटैक हुए हैं, सुरक्षा को लेकर चुनाव आयोग ने भी कहा था कि हम इस बारे में केंद्रीय गृह मंत्रालय से बात करेंगे सुरक्षा को लेकर, उसके बाद फाइनल जो डिसीजन लिया जाएगा कि चुनाव होंगे। बहरहाल जो अभी ट्वीट हो रहे हैं या तमाम जो पॉलिटिकल पंडित हैं वो ये कह रहे हैं कि अक्टूबर नवंबर में हो सकते हैं, सितंबर अक्टूबर में चुनाव हो सकते हैं, शायद हो भी जाए। लेकिन अगर चुनाव होते हैं तो उसके बाद जम्मू प्रांत और कश्मीर प्रांत की राजनीति के अंदर बहुत बदलाव होगा, और खास करके भारतीय जनता पार्टी को सोचना होगा कि जम्मू डिवीजन के भीतर अगर अपने साथ पहले की तरह बनाए रखनी है तो यहाँ के लोकल मुद्दों को अपोजिशन पार्टी की तरह ही डील करना पड़ेगा। धन्यवाद। आज का जो मंथन था यहीं पर समाप्त होता है। तमाम जो हमारे मेहमान थे उनका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर एक बार हाजिर होंगे एक नई कड़ी के साथ।